Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and as you all know कि Mind Review ने एक स्पेशल सीरीज शुरू की है जिसका नाम है Psychology Entrances. Let's crack it. And in this series we are covering your undergraduate level syllabus of psychology जिसमें हम काफ़ी सारे variety of topics and papers cover कर रहे हैं. सो पिछली 7 to 8 वीडियोस में हम बायो साइकोलॉजी का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने अंडर ग्रेजुएट सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड इन दिस वीडियो वी आर बिगिनिंग विद द पेपर ऑफ जनरल साइकोलॉजी जो कि काफ़ी बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है तो काफ़ी बच्चों को बड़ा डरावना भी लगता है क्योंकि इसमें आते हैं टॉपिक्स लाइक लर्निंग मेमोरी मोटिवेशन इमोशन परसेप्शन. तो इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम इन वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. आई होप दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक्ड ऑन द बेल आइकन ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके फ़ोन में आए नोटिफिकेशन और आपको अपना मोटिवेशन मिल जाए पढ़ाई शुरू करने का. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट लर्निंग और इसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ थ्योरीज जो कि इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के टॉपिक में. सो थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विच वॉज गिवन बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा एंड कॉग्निटिव लर्निंग. तो इन सारे थ्योरीज को हम एक एक करके फटाफट से कवर करते हैं एंड वील बिगिन विद एडवर्ड्स थ्योरी ऑफ लर्निंग. तो एडवर्ड में जो हम एडवर्ड की इतनी बात करें उनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. काफ़ी बुक्स में आपको E.L. थॉर्नडाइक भी लिखा नज़र आ सकता है बट इट्स बेटर दैट यू नो द कंप्लीट नेम. तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग थी या इनका बेसिकली जो व्यू था, फर्स्टली थॉर्नडाइक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क इन दिस एरिया. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लर्निंग के एरिया में काम करना शुरू किया और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रायल एंड एरर लर्निंग का. नाउ व्हाट इट मींस ट्रायल एंड एरर लर्निंग का मतलब ये है कि थॉर्नडाइक ने बोला कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास. ठीक है, जो मतलब लर्नर होते हैं जो कोई भी चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे डू नॉट हैव अ रेडीमेड सोल्यूशन टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. बट द थिंग इज कि अगर वो ट्रायल एंड एरर का मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हो सकता है वो एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. दैट मीन्स कि लर्नर पहले एक सोल्यूशन ट्राई करने की कोशिश करता है, वो अगर काम नहीं करता देन द लर्नर मूव्स ऑन टू अनदर सोल्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो ट्राई करता रहता है जब तक एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता उसके प्रॉब्लम का. ठीक है, सो इस वे में क्या हो रहा है कि हम वो सारे एरर्स सॉर्ट ऑफ या इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेज को एलिमिनेट करते जा रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. सो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे फोकस था. He said that we are learning by selecting the successful variant. Now what do we mean by successful variant? यानी कि ये जो हम different solutions try out कर रहे थे इनमें से जो सबसे ज़्यादा successful solution है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको सेलेक्ट करके मैं लर्न कर रही हूँ कोई भी चीज़. एंड एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था एक कैट के साथ. लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट दैट एक्सपेरिमेंट वाज. तो कुछ ऐसा सेटअप था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का कि जैसे आप देख सकते हो पिक्चर नंबर, ये जो पिक्चर नंबर 1 है इसमें आप देख सकते हो कि एक बॉक्स है. ठीक है, बॉक्स जो है केज्ड है और उसके सामने यहाँ पे एक गेट है और बॉक्स के अंदर है एक कैट और यहाँ पे जो आपको रेड से कलर का कुछ छोटा सा नजर आ रहा है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बलून. और इस बॉक्स के बाहर है फूड और फूड क्या है, कैट के लिए फिश रखा हुआ है. सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप अगर आप समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई कैट ऑफ कोर्स इस फूड को हासिल करना चाहेगी. लेकिन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बोला कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग है तो कैट ने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की. भाई पहले तो जितनी भी जगह है इस बॉक्स में उतने से जगह में उसने अपना हैंड बाहर निकाल के इस फूड तक रीच आउट करने की कोशिश की. ये सोल्यूशन काम नहीं किया तो इसको जो है रिजेक्ट करके दूसरा सोल्यूशन ट्राई किया कि ये जो रेड सा बलून दिख रहा है शायद इसके प्रेस करने से कुछ हो जाए या समथिंग लाइक दैट हैपेंस. तो उसने इसको बड़ी तेज खींचा तो एकदम से उसने क्या रियलाइज किया कि धीरे धीरे जो है ये गेट ओपन होने लगा जैसे ही मैंने ये बलून खोला. मतलब जैसे ही इन्होंने ये बलून जो है स्ट्रेच किया, प्रेस किया कैट ने, वैसे ही ये गेट जो है खुल गया. और जैसे ही गेट खुला तो कैट केम आउट एंड कंज्यूम्ड द फिश और द फूड.
सो इन दिस व्हाट हैपेंड वाज दैट अ कैट वाज प्लेस्ड इन दिस बॉक्स में बलून अटैच था। बहुत सारा इधर उधर घूमने के बाद अपने सारे ट्रायल्स करने के बाद फाइनली जब कैट ने इस बलून को स्ट्रेच किया तो ये गेट खुला एंड कैट जो है अपने फिश तक आई, यानी कि फूड तक आई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कि कैट ने फाइनली अपना फूड कैसे हासिल किया, कोई चीज ट्राई करी, एरर हुआ, फिर ट्राई करा, फिर एरर हुआ, फिर ट्राई किया एंड फाइनली अपना एक सोल्यूशन मिला। ठीक है, सो थॉर्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायल एंड एरर लर्निंग थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए हैं लर्निंग के, सो विच आर नोन एज द थॉर्नडाइक्स 3 लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में समझने के लिए। सो जो पहला लॉ थॉर्नडाइक ने दिया था दैट वाज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 चीजें आती हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो लॉ ऑफ यूज बेसिकली ये होता है कि जो भी नॉलेज आपके पास अभी करंटली प्रेजेंट है, अगर आप उस नॉलेज को कंटिन्यूअसली यूज करते जाओगे, जितना ज्यादा उस नॉलेज का यूज होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका एस आर बॉन्ड होगा। व्हाट डू वी मीन बाय एस आर बॉन्ड? स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। तो स्टिमुलस क्या होती है? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स इज द वे यू रिएक्ट टू दैट स्टिमुलस दैट इज प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट। तो ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अगर आप अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हो, और अगर आप अपनी नॉलेज को यूज करते जाओगे तो आपकी लर्निंग भी जो है स्ट्रेंथन होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हमें कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हमारी लर्निंग स्ट्रेंथन होती जाए, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट नॉलेज कंटिन्यूअसली। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को रिहर्स नहीं कर रहे हो, अगर आप उस नॉलेज को यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? उस नॉलेज का डिसयूज होगा एक तरीके से, और फिर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा एंड स्लोली दैट नॉलेज विल डीके अवे और वो आपके काम की नहीं रहेगी। तो ये था लॉ ऑफ एक्सरसाइज की जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी उस नॉलेज की, जितना ज्यादा यूज होगा उस नॉलेज का, उतना ज्यादा वो स्ट्रेंथन होगी ओवर टाइम। सेकेंड थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग वाज लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट में थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि कोई भी चीज जब हम लर्न करते हैं तो उस लर्निंग के बाद क्या इफेक्ट होता है, क्या हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है उस लर्निंग के बाद, या हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है उस लर्निंग के बाद, उस पर भी काफी डिपेंड करेगा कि हमारी लर्निंग स्ट्रेंथन हो रही है या डिटीरियोरेट हो रही है। तो अगर मेरे कोई लर्निंग करने के बाद मुझे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है, एक सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट मिलती है, मेरे अंदर एक सैटिस्फाइंग फीलिंग आती है, प्लेजेंट फीलिंग आती है कुछ लर्न करने के बाद, तो जो है मेरी वो पर्टिकुलर लर्निंग या वो पर्टिकुलर बिहेवियर मेरा स्ट्रेंथन हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर लर्निंग के बाद मुझे किसी फॉर्म की पनिशमेंट मिल रही है जो मेरे लिए अनप्लेजेंट है, या मैं फेलियर फेस कर रही हूँ, या मैं डिससैटिस्फाइड हूँ, तो मेरी जो वो लर्निंग थी, जो वो बिहेवियर था, वो वीक होता जाएगा, वो ओवर टाइम जो है खत्म होता जाएगा, फॉरगॉट, मतलब हम लोग जो है उसको भूल जाएंगे ओवर टाइम। तो ये था लॉ ऑफ इफेक्ट कि लर्निंग के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, रिवॉर्ड मिलता है कि पनिशमेंट। एंड फाइनली द थर्ड लॉ वाज द लॉ ऑफ रेडीनेस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है इवन आज की डेट में, कि क्या आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी हो कोई चीज लर्न करने के लिए। ठीक है, हो सकता है आप इमोशनली रेडी हो, मेंटली रेडी हो, बट फिजिकली यू आर वेरी वीक, मे बी यू हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम सम वेरी सिवियर काइंड ऑफ अ डिजीज, और आप फिजिकली इतने एक्टिव नहीं फील कर रहे, तो आपकी लर्निंग भी इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी नेचुरली। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हो, रेडी हो, मेंटली भी रेडी हो, इमोशनली भी रेडी हो कोई चीज लर्न करने के लिए, तो ऐसा इंडिविजुअल जो इन सारे पॉइंटर्स पे खड़ा उतर रहा है, तो वो इंडिविजुअल वो जो है वो ज्यादा क्विकली कोई भी चीज लर्न करेगा, ज्यादा इफेक्टिव होगी वो लर्निंग, और उस इंडिविजुअल को ग्रेटर सेटिस्फैक्शन रिसीव होगी लर्न करने से। सो अगर कोई इंसान रेडी है लर्न करने के लिए, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, देन हमें उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए। सो दीज वर द थॉर्नडाइक्स 3 लॉज ऑफ लर्निंग, और ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी का, जिसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात की थी। नाउ व्हाई एम आई कॉलिंग इट अ ब्रीफ ओवरव्यू? बिकॉज सी वी आर प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम सम एंट्रेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर कवरिंग योर ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस, तो एंट्रेंसेस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में से ही सवाल आ जाते हैं, बहुत डेप्थ में इतना रेयरली कोई जाता है। ठीक है,
बट आई होप आपको समझ आ गया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ईजिली और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है. एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड थ्योरी ऑफ लर्निंग विच इज हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. अब हल ने जो है एक ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी. इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे अंदर एक इन्नेट ड्राइव होनी चाहिए कुछ भी चीज लर्न करने की. इन्नेट का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ या इंटरनली. ठीक है, तो इंटरनल एक आपके पास ड्राइव होनी जरूरी है, आपके पास एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन होना जरूरी है इंटरनल, दैट यस आई वांट टू लर्न दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. तो अगर हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में वापस जाएं, तो इस कैट के पास एक इन्नेट ड्राइव थी, नॉट टू लर्न समथिंग कि बलून प्रेस करूंगी तो ये होगा, बट इसके पास इन्नेट ड्राइव थी कि मुझे किसी तरह इस फूड को हासिल करना है, और उसके पास वो इन्नेट ड्राइव थी, तो उसने ये सारी चीजें करी. तो हल ने जो अपनी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में वो यही कहा था कि हमारे पास एक इन्नेट ड्राइव होनी चाहिए, एक इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए कोई भी चीज लर्न करने के लिए. और सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैंने कोई एक बिहेवियर परफॉर्म कर दिया, जब मैंने एक लर्निंग कर ली है, तो जो उसके बाद मुझे रीइंफोर्समेंट मिलती है, वो रीइंफोर्समेंट जो है मेरी नीड को सेटिस्फाई करनी चाहिए. ठीक है, या फिर वो रीइंफोर्समेंट मेरे लिए यूजफुल होनी चाहिए, एक राइट काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, तभी जो है कंडीशनिंग अकर होगी, तभी लर्निंग होगी. इसका क्या मतलब होता है कि सपोज मैंने कोई बहुत, मुझे बोला गया कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देंगे. तो चलो भाई, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, मैंने एफर्ट्स पुट इन करने शुरू किए, और आफ्टर ऑल ऑफ दैट मुझे रिवॉर्ड में मिल गई एक टॉफी. और जिसने भी मुझे वो टॉफी दी उसने तो मुझे बोला था कि दैट इज योर रीइंफोर्समेंट, बट मेरे लिए वो रीइंफोर्समेंट मेरी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे टॉफी से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, मे बी मुझे चाहिए थी चॉकलेट. ठीक है, सो उससे क्या होगा कि मेरी कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी. इवन तो मेरे अंदर ड्राइव आ गई थी उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए और सब कुछ करने के लिए, लेकिन अब जो रीइंफोर्समेंट इवेंचुअली मुझे मिली, दैट वाज नॉट सेटिस्फाइंग माय नीड. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी रीइंफोर्समेंट मिल रही है या दी जा रही है, वो राइट काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट है जो एक इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई करती है. और हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का यही बेसिक क्रक्स है कि एक आपके अंदर इनेट ड्राइव होनी चाहिए कोई भी चीज लर्न करने के लिए, और रीइंफोर्समेंट को आपकी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि दी थी इवान पेट्रोविच पावलोव ने. इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग. अब ये जानने से पहले कि इवान पेट्रोविच पावलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे या क्या थ्योरी बोलती है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है. सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेसिकली एस लर्निंग. एस लर्निंग का क्या मतलब है? यहाँ पे दोनों एस जो है वो स्टिमुलस हैं. ठीक है, तो इट इज स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता क्या है कि हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं. ठीक है, तो ये स्टिमुलस 1 है, ये स्टिमुलस 2 है. दोनों स्टिमुलस को हम पेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो स्टिमुलस नंबर 2 है वो वही रिस्पॉन्स एलिसिट करे, वही रिस्पॉन्स दे जो स्टिमुलस नंबर 1 भी दे रही थी. एंड क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो मेजरली इनवॉलेंटरी बिहेवियर्स के साथ डील करती है. इनवॉलेंटरी बिहेवियर्स का क्या मतलब है? ऐसे बिहेवियर्स जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है. So these are two important things that you have to remember with respect to classical conditioning. Number one, it deals with your involuntary behavior, and number two, ये stimulus learning होती है, मतलब हम दो stimulus को आपस में pair कर रहे हैं ताकि जो second वाली stimulus है वो वैसा ही response elicit करे जैसा first वाली stimulus elicit करती है. अब इवान पेट्रोविच पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ. तो कुछ ऐसा सेटअप था. ठीक है, कुछ ऐसा सेटअप था, पूरी मशीनरी थी, डॉग को जो है हार्नेस से जो अच्छे से बांधा हुआ था ताकि डॉग का खुद का कोई कंट्रोल ना रहे अपने बिहेवियर पे. एंड उनका जो डॉग का जो सलाइवा होता है उसको मेजर करने के लिए पूरी मशीनरी लगा रखी थी. नाउ ये तो था आपका पूरा सेटअप.
बट इसको जो है हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में इस डायग्राम से पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में आपको कोई हार्डनेस या वैसी कोई मशीन नहीं दिख रही है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसी पूरी मशीनरी थी। ये डायग्राम से हम सिर्फ इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपके समझने में ईजी होगा इससे, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली हुआ क्या था कि पैवलोव ने जो है एक डॉग को बॉक्स में डाल दिया था, एंड उस बॉक्स में डॉग को पूरे हार्नेस वगैरह से अच्छे से बांध के रखा हुआ था, और कुछ समय के लिए डॉग को वहां पे छोड़ दिया था हंग्री, कोई खाना नहीं दिया कुछ समय तक। डॉग मतलब टिल नाउ डॉग वाज केप्ट वेरी हंग्री, और वो हार्नेस से भी बंधा हुआ था तो मूवमेंट भी नहीं कर सकता था किसी भी तरीके की। फिर क्या होना शुरू हुआ कि सबसे पहले एक बेल बजाई गई, ठीक है। अभी आप इन सारी चीजों को मत देखो, न्यूट्रल स्टिमुलस या कंडीशन स्टिमुलस, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। जस्ट ट्राई टू लिसन टू माय वॉइस एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि एक जनरली एक बेल थी, उस बेल को बजाया गया डॉग के सामने, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर सेकेंड टाइम में क्या हुआ, डॉग के सामने उसका फूड ला के रखा गया। जैसे ही डॉग को उसका फूड दिया गया उस बेल के बाद, तो जो है फूड देखते ही डॉग जो है सलाइवा सिक्रीट करने लगा। अब ये हमें कैसे पता लगा, देखो अगर ये डायग्राम आप देख सकते हो तो डॉग का पूरा सलाइवा मेजर करने की मशीनरी है। सो जब न्यूट्रल स्टिमुलस आती है जिसको हम बेल बोल रहे हैं, जैसे ही बेल बजाई गई थी तो डॉग का कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन सेकेंड टाइम में जब एक अनकंडीशनड स्टिमुलस आती है जिसको हम यहाँ पे फूड बोल रहे हैं, फूड को देखते ही डॉग सैलिवेट करने लगता है। फिर उसके बाद होना शुरू होता है द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का प्रोसेस जैसा हमने पहले पढ़ा था, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि हम दो स्टिमुलस को आपस में पेयर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ताकि दूसरी स्टिमुलस भी पहले वाली स्टिमुलस वाला ही रिस्पॉन्स एलिसिट करे। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ कि बेल बजाई गई, फिर फूड दिया गया, और बहुत सारी ओकेजन्स पे ऐसे ही करते रहे, ठीक है। कि आज मैंने खाना दिया तो पहले मैंने बेल बजाई, फिर उसके बाद मैंने डॉग को खाना दिया। फिर सेकंड टाइम मैंने किया, फिर ऐसे ही दिया कि पहले बेल बजाई फिर खाना दिया, थर्ड टाइम भी बेल बजाई फिर खाना दिया। तो यहाँ पे एक स्टिमुलस है आपका खाना और दूसरी स्टिमुलस है आपका बेल। तो जो खाना वाली स्टिमुलस है, द फूड, इज नोन एज द अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि वो तो नेचुरली सलाइवा रिलीज करेगी ही करेगी। अगर आज आपके सामने कोई आपका फेवरेट फूड ला के रख दिया तो आपके मुंह में सलाइवेशन तो आएगा ना, जिसको हम बोलते हैं मुंह में पानी आना। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस एक ऐसी स्टिमुलस होती है जो नेचुरली आपका एक रिस्पॉन्स एलिसिट कर रही है, और जो नेचुरल रिस्पॉन्स एलिसिट होता है उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कि जो कहीं से किसी ने लर्न नहीं किया है, हमने सैलिवेट करना लर्न नहीं किया है, हमारे अंदर नेचुरली ये एबिलिटी है सैलिवेट करने की। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस को जब मैं एक ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर कर रही हूँ जो डॉग के लिए तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उसको देख के डॉग का कोई रिएक्शन नहीं आता, ठीक है, ना वो सैलिवेट करता ना वो गुस्सा होता, नो रिएक्शन इज देयर ऑन लिसनिंग टू द बेल, शुरुआत में जब हमने देखा था, ठीक है। तो जब मैं एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ कंटिन्यूअसली पेयर करती ही जा रही हूँ, तो इवेंचुअली क्या होता है, कंडीशनिंग हो जाती है, यानी कि लर्निंग हो जाती है। ये दोनों स्टिमुलस जो है आपस में इस कदर पेयर हो जाती हैं कि अब अगर मैं सिर्फ बेल भी बजाती हूँ तो डॉग जो है सैलिवेट करने लग जाता है। तो अगर आप पिक्चर 1 से पिक्चर 4 तक का सफर देखेंगे तो पिक्चर 1 में जहां पे बेल एक डॉग के लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, उसको देख के ना कोई सैलिवेशन आ रहा था और ना कुछ और, पिक्चर 4 तक कंडीशनिंग होते होते डॉग के लिए वही बेल एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गई, यानी कि उसने ये लर्न कर लिया कि बेल बजी है मतलब अभी थोड़ी देर में मेरा खाना भी आने वाला होगा, इसीलिए बेल उसके लिए एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गई और अब बेल को देख के भी वो सैलिवेट करने लगा। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था जो इवान पेट्रोविच पैवलोव ने किया था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम क्विकली डिस्कस करते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस एक नेचुरली उसके अंदर पोटेंशियल होता है कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के केस में अनकंडीशनड स्टिमुलस था हमारा फूड, क्योंकि फूड के अंदर नेचुरल एक पोटेंशियल है हमारे रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वो रिस्पॉन्स क्या होता है जो अनकंडीशनड स्टिमुलस के लिए आ रहा है, जो कि इस केस में सलाइवा था, वो होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो हम याद नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरली हमारे अंदर प्रेजेंट है।
फिर एक स्टिमुलस होती है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या थी इस केस में? कंडीशन स्टिमुलस इस केस में थी हमारी बेल। तो व्हेन योर अनकंडीशन, ये यूएस का मतलब क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, और यूसीआर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो जब आपका अनकंडीशन स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं है उस सेम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तब वो स्टिमुलस कहलाती है कंडीशन स्टिमुलस। तो इस केस में आपने देखा होगा कि अब फोर्थ वाले पिक्चर में फूड विच इज योर अनकंडीशनड स्टिमुलस, वो रिक्वायर्ड नहीं है सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इसी वजह से सिर्फ बेल ही काफी है उस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर उस सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई द बेल बिकम्स अ कंडीशनड स्टिमुलस। अब चार और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वन इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कब होता है? कि एक्सटिंक्शन जब होगा जब आप कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि इस केस में बेल, प्लीज ट्राई टू रिलेट इट विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब भी मैं कंडीशनड स्टिमुलस बोल रही हूँ, इट मीन्स कि मैं बेल को ही रेफर कर रही हूँ इस एक्सपेरिमेंट के केस में, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन जब होता है जब आप कंडीशन स्टिमुलस को बहुत ही ज्यादा वक्त तक अकेले ही प्रेजेंट करे जा रहे हो और उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे हो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। तो होता क्या है, धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज होता जाता है। इस एग्जाम्पल के केस में हम कैसे समझ सकते हैं एक्सटिंक्शन को, कि अगर मैं काफी ज्यादा वक्त तक, अभी जैसे बेल कंडीशन स्टिमुलस बन चुकी है, डॉग जो है बेल को देख के सैलिवेट करना शुरू कर चुका है, लेकिन मैं बहुत वक्त तक अगर सिर्फ बेल को ही प्रेजेंट करती रहूं और बेल के बाद मैं कोई फूड दूं ही ना, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि डॉग का ये जो सैलिवेट करने का कंडीशनड रिस्पॉन्स बन चुका था, कि डॉग ने बेल को देखते ही सैलिवेट करना जो शुरू कर दिया था, वो ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अब मैं फूड तो दे ही नहीं रही। तो डॉग को लगेगा कि यार लगता है कुछ गलत लर्न कर लिया है, फूड तो आ ही नहीं रहा इस बेल के साउंड के बाद, सो लेट मी नॉट सैलिवेट एट द साउंड ऑफ दिस बेल। तो उसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। और इसका ऑपोजिट होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि जैसे ही एक्सटिंक्शन के बाद मैं कुछ ट्रायल्स तक फिर से कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को पेयर करना शुरू कर दूंगी, तो एक बारी फिर से कंडीशनिंग हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं रिकंडीशनिंग, जो ओरिजिनल कंडीशनिंग से भी फास्टर होगी। तो अगर मैंने बहुत ज्यादा ट्रायल्स तक जो है सिर्फ बेल प्रेजेंट कर दी और फूड नहीं किया, तो एक्सटिंक्शन तो हो गया रिस्पॉन्स का। लेकिन वन फाइन डे अगर मैं फिर से बेल के बाद फूड दे देती हूँ, तो डॉग फिर से लर्न कर लेगा सैलिवेट करना जस्ट एट द साउंड ऑफ द बेल। तो वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर दो टर्म्स आती हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है कि जब आप जो है, जैसे बेल है इस केस में आपकी कंडीशन स्टिमुलस, तो बेल जैसा साउंड करती है वैसा वैसा साउंडिंग अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट भी वैसा वैसा ही साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये चांसेस हैं कि डॉग दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साउंड पर भी सैलिवेट कर दे, एंड नॉट जस्ट एट द साउंड ऑफ दिस बेल। तो उसको क्या कहते हैं कि डॉग ने क्या किया, स्टिमुलस को जनरलाइज कर दिया, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया कि ये दोनों डिफरेंट स्टिमुलस थी, उसने सोचा दोनों सेम ही स्टिमुलस है, और इसी वजह से उसने इस पर्टिकुलर स्टिमुलस पर भी जो है अपना सैलिवेशन कर दिया। तो वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और फिर वही इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, कि दो डिफरेंट स्टिमुलाई उसने आइडेंटिफाई कर ली और उसने दूसरे साउंड पे सैलिवेट नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट वाली जो बेल थी उसी के साउंड पे सैलिवेट किया। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू योर क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड आई होप आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट अब क्लियरली समझ आ चुका होगा। एंड नाउ वील क्विकली मूव ऑन टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये दिया था B.F. स्किनर ने, जिसका फुल फॉर्म है ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोला जाता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेंट की जगह इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लिखा आ जाए तो, ठीक है। और आपका जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये वॉलेंटरी बिहेवियर के साथ डील करता है। तो एक स्टार्कलिंग डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, इनवॉलेंटरी बिहेवियर के साथ डीलिंग हो रही थी। इनवॉलेंटरी बिहेवियर उस केस में क्या था, सैलिवेशन। सैलिवेट करना डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है इतना ज्यादा, सो सैलिवेशन जो है इनवॉलेंटरी बिहेवियर था। ऊपर से जो डॉग है वो पूरा का पूरा हार्नेस से और रोप से बंधा हुआ था, तो डॉग जो है वो अच्छे से अपने इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम वॉलेंटरी बिहेवियर्स के साथ डील करते हैं, ऐसे बिहेवियर जो ऑर्गेनिज्म के हाथ में है करना, और ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, हमने उसे किसी चीज से बांध के नहीं रखा है।
एंड थर्ड डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज कि क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या था, स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग थी कि दो स्टिमुलस को मैं पेयर कर रही हूँ, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में इट इज SR लर्निंग, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हो रही है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की पेयरिंग नहीं करते हैं स्टिमुलस की, रादर हम एक्शन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर एक्शन किया तो उसका क्या रिएक्शन मिलेगा। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग होती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी एक्सपेरिमेंट किया था ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर ने। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे पिजन्स के साथ, रैट्स के साथ, बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग विद रैट्स। तो ऐसा कुछ एक बॉक्स बना दिया था स्किनर ने जिसको बोला जाता है स्किनर्स बॉक्स, और यहाँ पे बॉक्स में एक फूड डिप्राइव्ड रैट को रख दिया था। रैट बहुत ज्यादा हंग्री था ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ लाइट्स थी, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ठीक है। अगर रैट ग्रीन लाइट को प्रेस करता है तो ये जो बाहर रखा हुआ फूड है वो इस पाइप के थ्रू इस पैलेट में रैट के पास आ जाएगा और रैट खा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रैट जो है गलती से रेड लाइट को प्रेस कर देता है तो ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक ग्रिल्स हैं, तो पहले तो इसको यहाँ से करंट मिलता है और ऊपर से लाउड स्पीकर से बहुत ही इरिटेटिंग लाउड नॉइज बजनी शुरू हो जाती है। तो स्किनर ने एक फूड डिप्राइव्ड रैट को बॉक्स में रख दिया, उस रैट को अलाउ किया एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके से रैट को बांध नहीं रखा है, तो रैट जो है अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है, मूव इन कर सकता है। फिर एक्सीडेंटली एक वक्त ऐसा आएगा जब इस लिवर को रैट प्रेस कर देगा, और जैसे ही इस लिवर को रैट प्रेस करता है तो वो देखेगा कि अरे यहाँ तो फूड आ गया। फिर से वो इस थोड़ी देर बाद इस लिवर को प्रेस करेगा, गलती से मे बी फिर फूड आ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि रैट की लर्निंग हो जाएगी कि इस चीज को प्रेस करते ही मेरे पास खाना आ रहा है। सो फिर अगली बार क्या होगा कि अगली बार जैसे ही इस रैट को बॉक्स में रखा जाएगा वो आते ही एक्सप्लोर वगैरह कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टली इस लिवर को इंटेंशनली प्रेस करेगा और अपना फूड ले लेगा, बिकॉज अब जो है काफी सारे ट्रायल्स के बाद लर्निंग हो चुकी है और रैट ये चीज लर्न कर चुका है कि जैसे ही मैं इस लिवर को प्रेस करूंगा, इस चीज को प्रेस करूंगा, मेरे पास आएगा फूड। सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट दैट वॉज कंडक्टेड बाय स्किनर, और यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसमें आती है रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट। तो इस केस में पनिशमेंट क्या थी? पनिशमेंट ये थी कि अगर इसने लिवर को प्रेस नहीं किया एक पर्टिकुलर टाइम में, या रेड वाले लिवर को प्रेस कर दिया, तो होगा क्या कि इसको शॉक मिलेगा, इसको लाउड स्पीकर से काफी ज्यादा इरिटेटिंग नॉइज आएगी, ठीक है। लेकिन रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट क्या है कि अगर इसने करेक्ट लिवर प्रेस किया तो इसको अपना फूड मिल जाएगा। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग डील्स विद अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स, की इन्वायरमेंट में कुछ चीजें प्रेजेंट है, उन चीजों को कैसे इंसान ऑपरेट करता है, उन चीजों पे डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे टर्म्स आती है रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग एंड चेनिंग, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो रीइंफोर्समेंट इज बेसिकली अ रिवॉर्ड ओनली, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलता है आपको कोई पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करने के बाद। एंड रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जो किसी भी बिहेवियर को, किसी भी रिस्पॉन्स की लाइक्लीहुड को इंक्रीज करती है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है तो इट इज मोर लाइकली कि आप अगली बार फिर से उस एक्टिविटी को करोगे ताकि आपको फिर से रिवॉर्ड मिले। अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है पैसों के फॉर्म में, या फिर वो मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिला है, मे बी गाड़ी मिल गई, मे बी चॉकलेट मिल गई, कुछ भी, या फिर वो एक नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है कि आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने प्रेज किया, किसी ने आपकी तारीफ करी। तो रीइंफोर्समेंट किसी भी रिस्पॉन्स का लाइक्लीहुड होने का इंक्रीज ही करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट किसी भी रिस्पॉन्स की लाइक्लीहुड को डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज करने के बाद कोई पनिश कर देता है, या तो फिजिकली पनिश कर रहा है या वर्बली पनिश कर रहा है, तो चांसेस है कि आप अगली बार उस सेम बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपको डर होगा कि अरे मैंने यही चीज फिर से करी तो पिछली बार की तरह मुझे फिर से डांट पड़ेगी। सो पनिशमेंट वीकन्स अ रिस्पॉन्स वेयर एज रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स अ रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है शेपिंग का। अब शेपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? Here there are successive approximations of a target behavior which are reinforced. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टारगेट बिहेवियर हम स्टेप बाय स्टेप रीच कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे को ए लिखना सिखा रहे हो, अब इस ए लिख के जो ए है
ये एक पूरा मेरा टारगेट बिहेवियर है। टारगेट क्या है यहाँ पे कि मुझे इस चाइल्ड को ए अल्फाबेट लिखाना सिखाना है, ठीक है, लिखना सिखाना है। दैट इज माय टारगेट बिहेवियर। अब इस टारगेट बिहेवियर को मैं एक ही गो में अचीव नहीं करना चाह रही, मैं सक्सेसिवली अप्रोच करना चाह रही हूँ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो मैं उस बच्चे को बोलूंगी कि पहले बेटा आप स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर दूसरी स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाओ। हम ऐसे सिखाते हैं ना बच्चों को कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वट एवर वे इट मे बी। तो मैं क्या करूंगी कि हर एक स्टेप पे बच्चे को रीइंफोर्स करती जाऊंगी कि पहले मैंने उसे स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाया, उस बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख लिया, तो फिर मैं उसको रीइंफोर्स करूंगी कि वाओ यू आर डूइंग वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा उसे स्लीपिंग लाइन सिखाना। फिर ग्रेजुअली जब मैं उसे स्लीपिंग लाइन बनाना सिखा दूंगी तो फिर मैं उसको रीइंफोर्स करूंगी। तो धीरे धीरे क्या है, सक्सेसिवली अप्रोक्सीमेट करके, स्टेप बाय स्टेप करके, हर एक स्टेप को रीइंफोर्स करते करते मैं अपने टारगेट बिहेवियर पे रीच करती हूँ। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज शेपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है चेनिंग का। चेनिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चेन ऑफ इवेंट्स होती है, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, और हर एक स्टेप जो उस पर्टिकुलर चेन में हर एक स्टेप है वो एज अ क्यू सर्व करता है टू डू द नेक्स्ट स्टेप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को पूरे के पूरे अल्फाबेट्स बोलना सिखाना चाहती हूँ कि ए बी सी डी, तो जैसे ही वो बच्चा ए बोलेगा तो उसके लिए क्यू होगा कि ए के बाद आएगा बी, फिर बी के बाद आएगा सी। तो हर ये एक पूरी चेन बनती जाती है टिल द टाइम वी रीच टू जेड, ठीक है। तो ये एक पूरी चेन है और हर एक स्टेप इस चेन में फिर मैं रीइंफोर्स कर रही हूँ, और हर एक स्टेप जो है इस चेन का एक क्यू है दूसरे स्टेप को करने के लिए, ठीक है। और ग्रेजुअली ऐसे करते करते जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप को बिल्ड करते करते एक पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग चेन बन जाती है। तो शेपिंग था कि मैं एक ही पर्टिकुलर टारगेट बिहेवियर को रीच कर रही हूँ और उसको रीच करने के लिए हर एक स्टेप को रीइंफोर्स कर रही हूँ। चेनिंग है कि मैं धीरे धीरे एक चेन क्रिएट कर रही हूँ जो कि काफी स्ट्रॉन्ग चेन बनती जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नो वीडियो वंस अगेन 31 मिनट्स की हो गई है अभी, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस एक ही वीडियो से आपका लर्निंग का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो आई वुड जस्ट रिक्वायर योर 10 मिनट्स मोर। आपके 10 मिनट की और कॉन्सेंट्रेशन मुझे प्रोवाइड कर दो, चाहो तो 2x स्पीड पे सुन लो इफ यू आर कंफर्टेबल, लेकिन गिव मी 10 मोर मिनट्स ऑफ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। अब जो क्योंकि टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वही रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमने थोड़ा सा डिफरेंस तो यहाँ पे समझ ही लिया था कि रीइंफोर्समेंट किसी भी रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करती है, लेकिन पनिशमेंट किसी भी रिस्पॉन्स को वीकन करती है। अब रीइंफोर्समेंट के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना या नेगेटिवली रीइंफोर्स करना। और पनिशमेंट के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव पनिशमेंट प्रोवाइड करना या फिर नेगेटिव पनिशमेंट प्रोवाइड करना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। तो जहां पे आपका पॉजिटिव वर्ड आता है वहां पे आपको समझ जाना है दैट समथिंग इज बीइंग एडेड, और जहां पे आपका रीइंफोर्समेंट वर्ड आता है वहां पे आपको समझ जाना है कि हम किसी भी बिहेवियर के अकरेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, और जहां पे भी वर्ड पनिशमेंट आता है वहां पे आपको समझ जाना है कि हम किसी भी बिहेवियर के अकरेंस को डिक्रीज करना चाहते हैं। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया कि मैं कुछ चीज ऐड कर रही हूं ताकि एक पर्टिकुलर बिहेवियर बार बारी हो, उसकी अकरेंस इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कई कंट्रीज में क्या है, जब कोविड-19 हुआ था और वैक्सीनेशन लगवाने की बारी आई थी, तो कई कंट्रीज ने ये एक सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट दे दिया था लोगों को कि जो जो लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे उनको मिलेगा बर्गर। तो यहाँ पे बर्गर क्या है, बर्गर इज एन एडिशन। तो मैंने एक बर्गर ऐड किया, कोई चीज ऐड करी एज अ रिवॉर्ड ताकि लोगों का जो वैक्सीन लगवाने का बिहेवियर है वो इंक्रीज हो सके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वेयर एज पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या हो रहा है, मैं फिर से कोई चीज तो ऐड ही कर रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन मैं उस चीज को ऐड कर रही हूँ ताकि मैं बिहेवियर की लाइक्लीहुड को, अकरेंस को कम कर सकूं ताकि वो बिहेवियर ज्यादा बार ना हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक इंसान रैश ड्राइविंग कर रहा है,
तो उसको फाइन लगाया जाता है, उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो फाइन लगाया जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो एडिशन ही है कि भाई उस इंसान को कोई ना कोई तरीके का फाइन मिल रहा है, या मे बी उसको एक बैक पे स्लैप मार दिया उसके किसी फ्रेंड ने कि यार कैसे गाड़ी चला रहे हो, ढंग से चलाओ। तो वो जो स्लैप है, वो जो फाइन है, वो एक एडिशन है उसके उसमें तो। लेकिन ये एडिशन क्या है, उसके रैश ड्राइविंग के बिहेवियर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगली बार जब वो इंसान रैश ड्राइविंग करेगा तो उसे फिर से वही चीज याद आएगी कि कहीं मुझे मारना पड़ जाए, कहीं मुझे फाइन ना देना पड़े। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट का ये डिफरेंस है। एंड नाउ द मोस्ट फेमस डिफरेंस, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है। तो जहां पे भी वर्ड नेगेटिव आ जाए, मतलब है कि हम कोई चीज रिमूव करना चाह रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का तो फिर वही मतलब है कि रीइंफोर्समेंट में हम बिहेवियर की लाइक्लीहुड को इंक्रीज करते हैं, पनिशमेंट में हम डिक्रीज करते हैं। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज कि मैं कोई चीज रिमूव कर रही हूं ताकि एक बिहेवियर की लाइक्लीहुड अकरेंस को इंक्रीज कर सकूं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने जैसे फॉरेन कंट्रीज में यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चों को समर जॉब्स करनी पड़ती है, कि जब उनकी समर वेकेशंस आती है तो उनको कोई ना कोई अपने हिसाब से जो है, अपने एजुकेशनल लेवल के हिसाब से या वॉट एवर अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट लेवल, उनको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। लेकिन मैंने क्या बोला, एज अ पेरेंट में भी मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि अगर आप इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको समर जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो समर जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो गया, एक रिमूवल हो गया, एक ऐसी एक्टिविटी का जो प्रोबेबली बच्चे को करना ज़्यादा पसंद नहीं है। क्यों मैंने रिमूवल किया एक ऐसी एक्टिविटी का जो बच्चे को करना ज़्यादा पसंद नहीं है, ताकि उसका जो एक बिहेवियर है, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेके आना, वो मैं इंक्रीज कर सकूं। तो ये होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि मैं कोई ऐसी चीज़ रिमूव कर रही हूँ जो बच्चे के, जो एक इंसान के लिए नॉट सो गुड है, या उस इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं है वो चीज़। तो ऐसी चीज़ को मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि उसके बिहेवियर को, जो मैं डिजायर्ड बिहेवियर है, उसको इंक्रीज करा सकूं। वेयर एज नेगेटिव पनिशमेंट इज कि मैं कोई चीज रिमूव कर रही हूँ ताकि एक पर्टिकुलर बिहेवियर डिक्रीज हो सके। तो एग्जाम्पल क्या है, फिर से रैश ड्राइविंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा रैश ड्राइविंग कर रहा था, नॉट बच्चा, अडल्ट ओनली, अबव 18, ठीक है, तभी ऑफ कोर्स लाइसेंस मिल सकता है। सो एक इंसान जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया कि उसका जो ड्राइवर लाइसेंस है वो ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ। रिमूवल किस चीज का, कि उसका जो लाइसेंस था ड्राइविंग का वो उससे छीन लिया गया। और ये ऐसा क्यों हुआ, ताकि उसका जो रैश ड्राइविंग का बिहेवियर है उसको हम डिक्रीज कर सकें। सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से क्लैरिफाइड हो चुका है, क्योंकि ये काफी एमसीक्यूज में आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर पैदा होती है बड़ी सारी कंफ्यूजन। लेकिन आई होप अब आपको ये चीज क्लियर है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही एक और हम बात करेंगे, रीइंफोर्समेंट से ही रिलेटेड बात है, जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। आई नो आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग अभी बड़ा बेकार लग रहा होगा, सोच रहे होगे कि कितना लंबा ऑपरेंट कंडीशनिंग खिंच गया, बट ट्रस्ट मी इट इज सो मच एप्लीकेबल इन योर एवरीडे लाइफ। अगली बार आप कोई भी ऐसी चीज देखोगे कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा कि अरे ये तो मेरे साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई। ठीक है, चलिए, तो स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट डिस्कस करते हैं। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं ताकि एक बिहेवियर की लाइक्लीहुड को इंक्रीज कर सके। लेकिन वो रिवॉर्ड या कोई चीज़ का रिमूवल हम कितने इंटरवल पे कर रहे हैं, या क्या अमाउंट होने के बाद हम वो चीज़ कर रहे हैं। सो दो तरीकों की रीइंफोर्समेंट हो सकती है, या तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट या फिर इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि हम हर एक बार जब वो इंसान एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करता है तो मैं एवरी टाइम उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स कर रही हूँ, रिवॉर्ड दे रही हूँ। तो हर एक बार जब मेरा जो बच्चा है या चाइल्ड है, एज अ जो भी स्कूल स्टूडेंट है, हर एक बार जब वो अच्छे नंबर लेके आएगा तो मैं उसको जो है एक चॉकलेट प्रोवाइड करूंगी ऑन एवरी टेस्ट ओकेजन। सो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, दैट ऑन एवरी रिस्पॉन्स यू आर प्रोवाइडिंग अ रीइंफोर्समेंट। लेकिन दूसरे टाइप का रीइंफोर्समेंट होता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि देखो अगर आप हर एक रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते जाओगे तो कहीं ना कहीं उस रिवॉर्ड की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। वो रिवॉर्ड टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा कि अरे ये तो मुझे हर बार मिल ही रहा है, व्हाई शुड आई वर्क सो हार्ड फॉर इट। बट इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है
कि ना तो मैं कंटिन्यूअसली हर एक रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड कर रही हूँ, ना ही मैं उस रिवॉर्ड को टोटली खत्म कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस और एक्सटिंक्शन के बीच में लाई करता है कि मे बी ऑन सम ओकेजन्स या एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है मैं रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगी। तो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट दो तरीकों का हो सकता है, इंटरवल के बेसिस पे या फिर रेशियो के बेसिस पे। सो इंटरवल क्या है, टाइम, कि कितने टाइम के बाद मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, और रेशियो है कितने अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स के बाद मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। सो इंटरवल में या तो फिक्स्ड इंटरवल हो सकता है कि एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, जैसे आपके पेरेंट्स को मंथली सैलरी मिलती होगी, या कोई भी गार्जियन या किसी भी इंसान को जो जॉब करता है उसे मंथली सैलरी मिलती है कि एवरी मंथ के एंड पे एक पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है। तो वो हो गया फिक्स्ड इंटरवल कि भाई इतने अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर सैलरी। ठीक है। वेरिएबल इंटरवल ऑन द अदर हैंड इज कि आपको अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद कोई चीज मिल रही है। तो जैसे अगर आप लोग इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो उसमें आपने कोई पिक्चर अपलोड कर दी, अब उसमें कोई सेट टाइम तो नहीं है कि उस पिक्चर में कितने लाइक्स इस पर्टिकुलर टाइम में आए या क्या है, वो वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम में वो लाइक्स आते हैं उस पिक्चर पे। और जो पिक्चर पे लाइक्स या कमेंट्स आते हैं, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर सम ऑफ द पीपल, है ना। उनको खुशी मिलती है कि अरे मेरी पिक्चर पे इतना लाइक आया, या ये वाला अच्छा कमेंट आया, या ये आया। बट दैट इज अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम पे, कि हो सकता है आपने अभी पिक्चर पोस्ट किया, 2 घंटे बाद आपको इतने लाइक्स आए, या 1 घंटे में आ जाए, या 10 मिनट में आ जाए, या 1 मिनट में आ जाए। तो वो वेरिएबल इंटरवल है। तो ये हो गया इंटरवल वाला पार्ट, जिसमें हम अमाउंट ऑफ टाइम देख के कर रहे हैं। फिर आता है आपका रेशियो वाला पार्ट, जिसमें हम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स देखते हैं। तो रेशियो में भी फिक्स्ड रेशियो हो सकता है, वेरिएबल रेशियो हो सकता है। फिक्स्ड रेशियो क्या है कि सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद ही मैं रिवॉर्ड प्रोवाइड करूंगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि ऑफिसेज में अगर कोई सेल्स टीम है, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई आप लोगों को क्या है, एक सेट टारगेट दे दिया कि आपको एटलीस्ट 10 कस्टमर को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है। जब आप 10 कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बेच दोगे, उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड या कोई ना कोई इंसेंटिव जो है मिलेगा। तो अब वो 10 कस्टमर को आप चाहे एक दिन में वो प्रोडक्ट बेचो या एक साल में, वो लेकिन टाइम नहीं देख रहे, हम यहाँ पे सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं कि एज सून एज यू हैव जैसे ही आपने बेच दिया वो 10 जो प्रोडक्ट है वो 10 कस्टमर्स को जैसे ही बेच दिया, वैसे ही आपको रिवॉर्ड आपका मिल जाएगा। तो ये फिक्स्ड रेशियो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और सबसे ज्यादा पावरफुल जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट इंटरवल, या इन जनरल सबसे ज्यादा जो पावरफुल रीइंफोर्समेंट होती है, वो होती है वेरिएबल रेशियो की। वेरिएबल रेशियो में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर रिवॉर्ड वेरी। तो अगर आप लोगों ने कभी गेम खेला होगा, या अगर आप लोगों ने देखा होगा कि गैम्बलर्स क्या करते हैं, वो अपना, हम बोलते हैं ना कि ये तो लक की बात है, कि अभी मैंने एक पर्टिकुलर बटन एक गेम में प्रेस किया, हो सकता है कि मेरे पास 10 टिकट्स आ गई और मुझे इतना रिवॉर्ड मिला, हो सकता है मेरे पास एक भी टिकट नहीं। सो इट इज बेसिकली अ चांस ऑफ लक। जैसे कोई भी स्लॉट मशीन होती है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होता कि 5 बार प्रेस करने के बाद ही आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है आपने 5 बार प्रेस कर दिया, फिर भी आपके पास कोई टॉय निकल के नहीं आया उस मशीन से, या हो सकता है कि आपने सिर्फ एक ही बार प्रेस किया और आपके पास टॉय निकल के आ गया, लेकिन आपके फ्रेंड ने 6-7 बार प्रेस कर लिया बट उनके पास कोई टॉय निकल के आया ही नहीं। तो वो होता है वेरिएबल रेशियो, कि वेरी कर रहा है आपका जो रिस्पॉन्स है, कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई आप 10 बार प्रेस करोगे तो ही आपको एक पर्टिकुलर टॉय मिलेगा। वेरी कर रहा है, कितने रिस्पॉन्सेस पे हो सकता है मिल जाए, हो सकता है एक रिस्पॉन्स पे मिल जाए, हो सकता है आपको 10 बार करना पड़े तो भी ना मिले। ठीक है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर रिक्वायर्ड सो एज टू गेट अ रीइंफोर्समेंट। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सेज की कोई श्योरिटी नहीं है। तो हम हर बार ट्राई ही करते रह जाएंगे कि क्या पता इस बार मिल जाए, क्या पता इस बार मिल जाए, अरे एक और बार ट्राई कर लेती हूँ, हो सकता है इस बार मिल जाए। तो इसीलिए जो है ये गैम्बलिंग, स्लॉट मशीन्स और ये सारी चीजें बहुत एडिक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कितने रिस्पॉन्स के बाद मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाए, और मैं हर बार एक सॉर्ट ऑफ लालच में आ जाती हूँ कि हो सकता है मुझे इस बार तो मिल ही जाएगा, राइट। तो विद दैट
वी हैव कम टू एन एंड विद योर स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. बस अब आपका बचा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दिया था. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है नाम से ही आपको काफी क्लियर होगा कि इसमें क्या है कि हम दूसरे लोगों को देख के लर्न कर रहे हैं. तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, जिसको मैं मॉडल बोलती हूँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के केस में, उस इंसान के बिहेवियर को पहले मैंने ऑब्जर्व किया. उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने लर्न किया कि अच्छा ये इंसान ऐसे बिहेव करता है. फिर उस चीज को जिसको मैंने लर्न किया है उसको मैंने रिटेन भी किया. उसको याद रखना भी जरूरी है ना. अगर आप उस लर्निंग को भूल गए तो फिर आप कैसे फिर से उस लर्निंग को करोगे. तो मैंने ऑब्जर्व किया, लर्न किया, उस लर्निंग को रिटेन किया और लेटर ऑन उसी बिहेवियर को मैंने भी रेप्लिकेट कर दिया. और ये दिया था एल्बर्ट बैंड्यूरा ने, जिन्होंने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था जो कि काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है. कुछ ऐसे विजुअल्स थे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के. तो एक ऐसी एक डॉल बनी हुई थी जो, और इस एक्सपेरिमेंट में जो है 72 पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट किए गए थे और वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन थे बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 7 ईयर्स. तो 3 से 7 साल के एज ग्रुप के बच्चे थे वो 72 यंग चिल्ड्रन. ठीक है, अब उनमें से ग्रुप्स डिवाइड कर दी गई थी. कुछ जो बच्चे थे उनको एक नॉन अग्रेसिव मॉडल दिखाया गया, मतलब एक ऐसा मॉडल जिसको बोबो डॉल दी गई लेकिन उस मॉडल ने जो है उस बोबो डॉल के साथ कोई भी अग्रेसिवनेस नहीं डिस्प्ले करी. कुछ बच्चों को एक ऐसी ग्रुप में डाल दिया जिनको अग्रेसिव मॉडल दिखाया गया, यानी कि जो है उन बच्चों ने देखा कि वो मॉडल जो है इस बोबो डॉल के साथ बड़ी ही अग्रेसिव तरीके से बिहेव कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे एकदम से फेंक रहा है उठा उठा के. और कुछ बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, यानी कि उनको कोई भी तरीके का ऐसा विजुअल नहीं दिखाया गया, ये देखने के लिए कि जिनको ना तो अग्रेसिव मॉडल दिखाया गया ना ही नॉन अग्रेसिव मॉडल दिखाया गया वो कैसे बोबो डॉल के साथ बिहेव करेंगे. तो एल्बर्ट बैंड्यूरा ने ये फाइंड आउट किया कि जैसी चीजें बच्चों ने ऑब्जर्व करी वैसी ही चीजें उन्होंने भी बोबो डॉल के साथ करनी शुरू कर दी. ठीक है, जब उनको एक पर्टिकुलर मूवी जिसमें मॉडल्स जो हैं या तो अग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे या नॉन अग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे बोबो डॉल के साथ, और अगर अग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे तो क्या उनको किसी सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट मिल रही थी या उन्हें पनिशमेंट मिल रही थी वैसा बिहेव करने के बाद. ठीक है, वो विजुअल दिखाने के बाद, वो मूवी दिखाने के बाद इन बच्चों को अकेले एक रूम में छोड़ दिया गया विद द बोबो डॉल. वहां पे ऑफ कोर्स कैमरा लगा हुआ था जिसकी हेल्प से एल्बर्ट बैंड्यूरा ने देखा कि अब ये बच्चे करेंगे क्या. तो जिन बच्चों ने मूवी में देखा था कि जो मॉडल है वो बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है बोबो डॉल के साथ, और उस अग्रेसिव बिहेवियर के बाद उस मॉडल को किसी तरीके की रिवॉर्ड मिला है, किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट मिला है, तो उन बच्चों ने भी बोबो डॉल के साथ एक अग्रेसिव मैनर में बिहेव किया. लेकिन जिन बच्चों ने विजुअल देखा था कि बोबो डॉल के साथ मॉडल अग्रेसिवली तो बिहेव कर रहा है लेकिन उसके बाद उसे पनिश किया गया, उसे बड़ा डांटा गया, तो उन बच्चों ने उस मॉडल के साथ अग्रेसिवली बिहेव नहीं किया. सो दैट इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके भी काफी हद तक चीजें लर्न करते हैं और अपने बिहेवियर में इम्बाइब करते हैं दूसरों को इमिटेट करके. इमिटेट इज बेसिकली उनकी एक्टिंग करना, कॉपी करना उनको. ठीक है, एंड फाइनली वी हैव योर कॉग्निटिव लर्निंग. तो कॉग्निटिव लर्निंग में होता क्या है कि हम जो है हम सारे लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं लेकिन एक चेंज होना उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस इज नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग. तो कॉग्निटिव लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि है कि किसी भी तरीके की लर्निंग एक चेंज इन्वॉल्व करेगी. दैट मीन्स अगर आप कोई चीज लर्न कर रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके में कोई ना कोई चेंज आएगा, और ये जो चेंज आएगा वो चेंज होगा लर्नर की नॉलेज में. कि अगर मैंने कोई चीज लर्न करी है तो मेरी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा. और थर्ड चीज क्या है कि वो जो चेंज है उसका कॉज है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने लर्न करते करते कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है अपने लाइफ में या जो भी चीज है. ठीक है, उसकी वजह से मेरे अंदर एक चेंज आएगा और वो चेंज होगा लर्निंग का चेंज. अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यही 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, देन आई विल एंड द वीडियो. ठीक है, कॉग्निटिव मैप्स, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग. तो कॉग्निटिव मैप्स का कॉन्सेप्ट और लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने. कॉग्निटिव मैप्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली योर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंट. तो आपका जो फिजिकल एनवायरमेंट है उसकी आपके मन में जो एक पिक्चर आती है, एक मेंटल इमेज आती है, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप. तो आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं
कि आपके स्कूल में आपका क्लासरूम कैसा था, या आपके स्कूल में कैसा प्लेग्राउंड था, या आपका स्कूल कैसा दिखता था, तो इन जनरल आपका स्कूल तो फिजिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, बट अभी भी आपके मन में आपके पूरे स्कूल की एक रिप्रेजेंटेशन आ गई होगी, एक मेंटल इमेज आ गई होगी कि ऐसे कॉरिडोर्स थे, यहाँ पे ये वाली क्लास थी, वहाँ पे वो क्लास थी, यहाँ पे टीचर्स का स्टाफ रूम था, एंड ऑल ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप। और फिर एक टाइप की लर्निंग होती है जिसको बोला जाता है लेटेंट लर्निंग। सो लर्निंग अकर्स बट इट इज नॉट एविडेंट इन आवर बिहेवियर अंटिल इट इज नेसेसरी। तो लेटेंट लर्निंग का मतलब यही होता है कि एक इंसान ने एक पर्टिकुलर चीज लर्न तो कर ली है, पर वो जो लर्न करी है उसने जो भी चीज, वो उसके बिहेवियर में डिस्प्ले नहीं हो रही है अंटिल एंड अनलेस वो लर्निंग कहीं ना कहीं यूज हो या कहीं ना कहीं नेसेसरी हो। तो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपको और डिटेल में समझने की इच्छा है, और कॉग्निटिव मैप्स का भी कॉन्सेप्ट, जो दोनों की दोनों चीजें एडवर्ड टॉलमैन ने दी थी। तो एडवर्ड टॉलमैन ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर, रैट्स एंड मेज का एक्सपेरिमेंट था। उसकी वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है चैनल पे, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड ये जानने के लिए कि कैसा वो एक्सपेरिमेंट था, रैट्स ने क्या किया, लेटेंट लर्निंग कैसे डिस्प्ले करी रैट्स ने, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को भी देख सकते हो। बट इन जनरल आपके लिए फिलहाल ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जो हम अपने बिहेवियर में डिस्प्ले नहीं करते हैं जब तक उसका कोई यूज हमें नजर नहीं आता है, ठीक है। और फाइनली इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था वुल्फगैंग कोहलर ने। वुल्फगैंग कोहलर ने बेसिकली किया क्या था कि उन्होंने एक चिंपैंजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो चिंपैंजी को तो डाल दिया था एक केज में, एक सॉर्ट ऑफ केज था जिसके अंदर चिंपैंजी को डाल दिया था, और उस केज के ऊपर से लटक रहा था एक फूड आइटम, ठीक है। फूड आइटम दैट वाज बेसिकली बनाना, जो कि ऑफ कोर्स चिंपैंजी का फेवरेट होगा। सो फूड आइटम उस केज में से लटक रहा था, और जानबूझ के उस फूड आइटम को एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा गया था ताकि चिंपैंजी जो है अपनी नेचुरल हाइट से तो उसे रीच ना कर पाए। और केज के अंदर कुछ आइटम्स रख दिए थे, जैसे कि कुछ बॉक्सेस थे, कुछ स्टिक्स थे। और इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट वुल्फगैंग कोहलर ने इसी चीज को इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्क्राइब किया था कि एक आहा एक्सपीरियंस होता है, एक यूरेका एक्सपीरियंस होता है, जिसमें होता क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम के लिए आप काफी देर तक सोचते रहते हो, एक लंबा सा पीरियड होता है आपके पास जिसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा होता कि यार पता नहीं कैसे सॉल्व होगी, और फिर सडनली आपके मन में एक सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। वो सडन सोल्यूशन कैसे आता है? क्योंकि आपने कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया है अपने एनवायरमेंट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका। तो इस केस में चिंपैंजी ने क्या किया कि वो काफी देर तक कोशिश करी उसने कि उस बनाना को किसी तरह अपने हाथ से वो अचीव कर पाए, ले, लेकिन वो नहीं ले पाया, और काफी देर तक वो बैठ गया सोचते हुए कि हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं बनाना कैसे लूं। तो फिर उसने ध्यान से देखा अपने एनवायरनमेंट में जो चीजें प्रेजेंट है, बॉक्स भी है, स्टिक भी है। फिर उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से उसके पास एक यूरेका या आहा एक्सपीरियंस हुआ, सडन इंसाइट आया उसको कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसने रखा पहले एक बॉक्स पे वो खुद चढ़ा और हाथ में रखी स्टिक, और फिर उसके हेल्प से उसने बनाना जो है वो नीचे ले लिया। तो ये होता है आपका इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें एकदम से सडन सोल्यूशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका हम परसेप्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। कॉग्निटिव मैप्स भी क्या पता बना रहे हो उसको सोचते वक्त, right? So with that we finally come to an end of this video. I know ये काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी, but if you are watching till here then thank you so much for your patience. And अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो please do let me know in the comment section. मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मेरा बोला हुआ वेस्ट नहीं गया, एटलीस्ट किसी ने तो एंड तक इस वीडियो को सुना है, देखा है, डेडिकेशन शो करी है। So till then have a very good day everyone, and I'll meet you with the next video super soon on general psychology. And make sure that you rest well, you study well, and you have subscribed to the channel of Mind Review.